का एनसीईआरटी जोन में क्लास 6 की ज्योग्राफी हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे फिफ्थ चैप्टर का नाम है मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि टोटल 3 डोमेन के बारे में डिस्कस करना है इसमें। जैसे मैं बता दूँ, इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें डिस्कस करना लिथोस्फीयर के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में, हाइड्रोस्फीयर के बारे में और उसके अलावा बायोस्फीयर के बारे में, जिसमें हम लिथोस्फीयर के बारे में अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में। एक एक चीज़, जैसे सारे कॉन्टिनेंट के बारे में सारे देखो, क्योंकि इसमें क्लास 6 तो बेसिक होती है, तो इसमें जो मेन जैसे कॉन्टिनेंट की बात करें, एशिया में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, यूरोप में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, वही सब डिस्कस कर चुके हैं इसमें। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में और हाइड्रोस्फीयर के बारे में और एक फिर बायोस्फीयर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। एक चीज़ और, आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे। तो यहाँ आप क्वेरी पूछ सकते हैं, क्वेरी कुछ भी पूछ सकते हो जैसे और भी स्टूडेंट पूछते हैं, और यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको चाहिए पीडीएफ, जो कि अंडरलाइन वाला पीडीएफ है, कुछ बहुत अच्छे पिक भी मैं ऐड करता हूँ इस पर्टिकुलर पीडीएफ में, तो अलग से, क्योंकि और तो होती है, तो उसको आपको चाहिए। उसके अलावा आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद आया है वीडियो तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, इसमें हम ओशन के बारे में डिस्कस करें। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, जैसे इस फिगर से हम आप देख सकते हैं, देखो पिछले वीडियो में मैंने देख रखा है कि ये सब कॉन्टिनेंट है, और इसके अलावा जो ये वाला पार्ट है ये सारा ओशन है। और ये भी आपको पता है सारे ओशन एक दूसरे से कनेक्टेड है, सबका लेवल बराबर होता है, जैसे सबका पानी, जैसे मैं आपको पिछले वीडियो में बता रखा है कि ऐसा क्यों होता है। तो इसमें हम सारे ओशन, जैसे आपको पता है टोटल 5 ओशन हैं, तो इसमें सबसे पहले मैं बता दूं, सबसे पहले एक चीज़ मैं बता दूं कि ये पार्ट है ओशन, मेजर पार्ट है हाइड्रोस्फीयर का। हाइड्रोस्फीयर होता क्या है, जो भी लिक्विड वाला बॉडी होता है, और लिक्विड किसी फॉर्म में हो, चाहे वो आइस के फॉर्म में हो, चाहे वाटर वेपर के फॉर्म में हो, चाहे लिक्विड वाटर के फॉर्म में हो, ये सभी पार्ट है हाइड्रोस्फीयर का। तो हाइड्रोस्फीयर का मेजर पार्ट कौन हुआ, ओशन हुआ ना, क्योंकि आपको पता है परसेंटेज वगैरह के बारे में पिछले वीडियो में मैंने बता रखा है कि टोटल 71% वाटर है, 29% लैंड बॉडी है इसमें टोटल। और इस 71% में ऑलमोस्ट 97% क्या है, ओशन का पार्ट है, ओशियन है। तो इसके बारे में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो लार्ज एरिया में जो हमारे लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, उसको तो डिस्कस करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान देखिए, ओशन में वाटर होते हैं जो ऑलवेज मूव करते हैं। तो 3 ऐसे कारण हैं जिसके कारण ओशन का वाटर, समुद्र का पानी, महासागर का पानी मूव करता है। किन किन 3 कारण? एक आते हैं वेव, मैं बेसिक चीज़ बता दे रहा हूँ तीनों के बाद, टाइड्स, और एक होते हैं ओशन करंट। देखो सबसे बेसिक डिफरेंस है वेव, विंड के कारण। जैसे यहाँ से यहाँ पे है, यहाँ पे विंड अगर यहाँ से बह के आ रहा है तो यहाँ से वेव ऐसे होती है। टाइड के बारे में आपने सुना होगा पहले चैप्टर में, लो टाइड, हाई टाइड। ये इसलिए होता है, लो टाइड और हाई टाइड होता है सन और मून के, क्योंकि सन और मून में भी ग्रेविटेशन है, तो अपनी तरफ खींचते हैं कि किसे, अर्थ को खींचते हैं। लेकिन अर्थ तो नहीं खींचा पाता है, लेकिन जो यहाँ का वाटर लेवल है वो थोड़ा ऊपर हो जाता है, ऊपर कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है। जब ऊपर होता है हाई टाइड, जब बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशन खींच रहा है, और जब नहीं खींच रहा है, क्योंकि पोजीशन मैं बताऊंगा, इसको डिटेल में बताऊंगा कि पोजीशन कुछ इस टाइप से होता है कि कभी कभी ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो लो टाइड हो जाता है। तो टाइड समझ लीजिए सन और मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ओशन करंट टेम्परेचर के कारण होता है, ठीक है। तो तीनों समझ गए।
5 मेजर ओशन है, 5 मेन महासागर है। सबसे पहले आता है नाम पैसिफिक ओशन का, जो सबसे ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है। उसके बाद आता है अटलांटिक, फिर इंडियन, फिर सदर्न ओशन, फिर आर्कटिक ओशन। तो अब देखो, तो अब आपको पता चल गया, साइज भी इसी हिसाब से है। सबसे पहले पैसिफिक, फिर अटलांटिक, फिर इंडियन, फिर सदर्न, फिर आर्कटिक ओशन। सदर्न जो अटलांटिक के आसपास है ना, सदर्न पोल के आसपास, उसको हम सदर्न ओशन बोलते हैं। द पैसिफिक, अब पांचों के बारे में डिस्कस करना है। पांचों के बारे में बेसिक चीज़ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पैसिफिक ओशन का सबसे लार्जेस्ट है और टोटल अर्थ के 1/3 पार्ट पे फैला हुआ है। टोटल अर्थ जो है उसके 1/3 पार्ट पे फैला हुआ है। और 2 चीज़ और ध्यान रखना है पैसिफिक ओशन के बारे में। यह है पैसिफिक। एक तो साइज आपको देखो, इसको और इसको दोनों को मिलाओगे तो आपको नहीं लग रहा है ये थोड़ा सर्कल टाइप का बन रहा है। तो पैसिफिक ओशन का जो शेप है थोड़ा गोलाकार है, थोड़ा सर्कुलर है। यहाँ पे मरियाना ट्रेंच है। मरियाना ट्रेंच सबसे डेप्थ वाला है। जैसे आपको पता है यहाँ पे हिमालय है, तो हिमालय सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है वाला जगह है। तो सबसे वाला ज़्यादा डेप्थ वाला जगह है मरियाना ट्रेंच पे है। ऑलमोस्ट ग्रेटर देन 11,000 मीटर है, जबकि ये क्या है 8848 मीटर है। तो समझ लो जितना ज़्यादा हाइट है उससे ज़्यादा डेप्थ में है मरियाना ट्रेंच में, ये समझ ले। दूसरा हमें समझना है इंडियन ओशन का। अब इंडियन ओशन में क्या इंपॉर्टेंट है? इंडियन ओशन में 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है बस। एक, हाँ सॉरी, पहले अटलांटिक। पैसिफिक के बारे में हम डिस्कस कर लिया। सर्कुलर शेप होता है। चारों तरफ कौन कौन है? इधर है एशिया, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर नदर्न एंड सदर्न अमेरिका, और इसके साथ चारों तरफ है। उसके बाद अटलांटिक ओशन की बात करते हैं। अटलांटिक ओशन सेकेंड लार्जेस्ट है। यहीं पे मैं सब कुछ बता दे रहा हूँ, यहीं से मैं सब कुछ बताता हूँ, वहाँ पे बार बार नहीं जा रहा हूँ क्योंकि बेसिक चीज़ है। अब आता है अटलांटिक। थोड़ा आपको नहीं लग रहा है एस शेप का है? लग रहा है ना? और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेव वगैरह आती रहती है, तो ये थोड़ा उखरा साइड बन गया, उखरा साइड बन गया है ऐसे, क्योंकि यहाँ पे वेव बार बार टकराती है। जो सॉफ्ट रॉक होते हैं वो तो उखड़ जाते हैं, जो हार्ड रहता है वहीं पे रह जाता है। इसको बोलते हैं इंडेंटेड फीचर इसको बोलते हैं। और जहाँ पे फीचर होता है ना, वहाँ पे नेचुरल हार्बर बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है। यानी वहाँ पे पोर्ट जो होते हैं वो बहुत अच्छे पोर्ट हो सकते हैं, नेचुरली डेवलप पोर्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए नहीं है इनकी नेवी इतनी ज़्यादा मजबूत थी कि पूरे दुनिया पे उन्होंने राज किया। उसके बाद आता है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में क्या है? ये वाला है इंडियन ओशन। आपको थोड़ा नहीं लगता कि ये थोड़ा ये वाला ट्रायंगल शेप का है? क्योंकि यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे अरेबियन सी है, और ये थोड़ा ट्रायंगुलर शेप है। समझ गए? फिर आर्कटिक्स ये वाला है, और ये वाला है सदर्न ओशन। कोई दिक्कत नहीं है, हमें सब कुछ पता चल गया। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है जो सदर्न ओशन है ना, वो इनसर्किल करता है कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका एक्सटेंड। मतलब देखो, आपको पता है ना लैटिट्यूड के बारे में, तो जो 60 डिग्री लैटिट्यूड नीचे वाला है, ये तो ही मान लो इक्वेटर है, ये है 60 डिग्री लैटिट्यूड। इसके इधर जो भी है ना वो सदर्न ओशन है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ समझ गए। अब आते हैं एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर की बात करते हैं। जैसे हमने 2 चीज़, अर्थ का डिस्कस कर लिया, उसके बाद हमने अर्थ पे वाटर बॉडी था उसको डिस्कस कर लिया। अब ऊपर क्या है उसको भी तो डिस्कस करना है। तो हमने बोल दिया कि ऊपर एयर है, तो क्या एयर का डेंसिटी, एयर का टेम्परेचर हर जगह बराबर है? भाई ऐसा नहीं है। सबसे पहले एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर, द अर्थ इज सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ गैस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। उसके बाद थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज एन इंटीग्रल एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। भाई बिना, जब तक एयर नहीं होगा तो हम सांस कैसे लेंगे ना? हमें ज़रूरत है जो क्योंकि बहुत सी जो ज़रूरत होती है वो हमें यूज के लिए एटमॉस्फेयर से मिलता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एटमॉस्फेयर ऑलमोस्ट 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। मतलब 1600 किलोमीटर हाइट है ये वाला 1600 किलोमीटर। लेकिन ज़रूरी नहीं सब जगह एयर सेम ही होगा, क्योंकि हम तो यहाँ पे रहते हैं, तो मेनली जो एयर है यहीं पे है। बाकी जो तो एयर की बहुत कम एयर बचा हुआ है, तो सबसे ज़्यादा लेयर का एयर यहीं पे है।
तो सबसे पहले देखिए द एटमॉस्फेयर इज डिवाइड इनटू 5 लेयर, जिसका और 5 लेयर हम किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं, वो बेसिस है कि एयर का कंपोजिशन क्या है, मतलब एयर का कंपोजिशन का मतलब कौन कौन एयर पार्टिकल है, कहाँ पे ऑक्सीजन है, कहाँ पे हाइड्रोजन है, कहाँ पे मिक्सचर बहुत ज़्यादा मिलता है। उसके अलावा टेम्परेचर, कहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, कहाँ फिर कम टेम्परेचर है। उसके अलावा और भी प्रॉपर्टी जैसे प्रेशर वगैरह भी देखते हैं। उसके अलावा अब देखते हैं लेयर की बात करते हैं। तो सबसे पहला लेयर है उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, नेक्स्ट है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर है मेजोस्फेयर, फिर है थर्मोस्फेयर, फिर है एक्जोस्फेयर। तो जो ट्रोपोस्फेयर है वो हमारे आसपास ही है, मेनली जो एयर है ना यहीं पे है। ट्रोपोस्फेयर है ऑलमोस्ट 8 से लेके 18 किलोमीटर तक फैला नहीं कि हाइट तक होता है, ये समझ लीजिए। ये फिर आगे और डिटेल में समझाऊंगा आगे के क्लासेस में। तो देखिए सबसे पहले जो ट्रोपोस्फेयर है, समझ लें, सबसे पहला लेयर है ट्रोपोस्फेयर, सबसे हमारे हाइट से, और ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच एक लाइन है जिसको हम बोलते हैं ट्रोपोपॉज। मतलब ऐसा समझ सकते हैं ट्रोपोस्फेयर का पॉज आ गया, अब कोई दूसरा लेयर स्टार्ट होगा। यहाँ पे जो होगा स्ट्रेटोपॉज, यहाँ पे मेजोपॉज, यहाँ पे थर्मोपॉज, ऐसे बोलते हैं वो लाइन को। उसके बाद देखिए सबसे पहले देखिए एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड मेनली ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। मेनली तो यही है ना, क्योंकि नाइट्रोजन है ऑलमोस्ट 78%, ऑक्सीजन है 21%, तो दोनों मिलकर 99% यही होगा। उसके अलावा आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें थोड़ा भी चेंज हुआ ना, एक तो बहुत कम क्वांटिटी में है, लेकिन इसमें चेंज बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा अर्थ, मतलब हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, क्लाइमेट हमारा बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। अगर कार्बन डाइऑक्साइड में थोड़ा ज़्यादा चेंज हो गया, वो ये चेंज इवन ऊपर हो या नीचे हो, दोनों इम्पैक्ट करता है हमें। उसके बाद ऑक्सीजन इज अ ब्रेथ ऑफ लाइफ, वाइल नाइट्रोजन हमें हेल्प करता है ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब ऑक्सीजन हमें चाहिए क्यों, सांस लेने के लिए, लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा नाइट्रोजन चाहिए ग्रोथ के लिए। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड वैसे तो माइन्यूट बहुत कम अमाउंट में होता है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है अर्थ को वार्म करने के लिए। क्योंकि आपको एक चीज़ मैं थोड़ा बता दूं, फिर आगे के क्लासेस में डिस्कस करेंगे डिटेल में। क्योंकि जो हमारा हम जो गर्मी फील करते हैं वो गर्मी ऊपर से आई सन के कारण नहीं फील करते हैं। यानी इसको जो ऊपर से सन आता है उसको हम बोलते हैं सोलर रेडिएशन, सल का रे जो आता है उसको सोलर रेडिएशन बोलते हैं। तो इसके कारण हम गर्मी नहीं फील करते हैं। क्या होता है, सोलर जब नीचे आता है, ज़्यादा भी नहीं समझा रहा हूँ, बस बेसिक समझो, नीचे आता है और इसको बोलते हैं सोलर रेडिएशन। लेकिन जब यहाँ से टकरा जाता है, अर्थ से टकरा के ऊपर जाता है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी फील होती है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं। और जिधर थोड़ा थोड़ा ऊपर जाता जाएगा ना, तो गर्मी क्या हो जाती जाएगी, टेम्परेचर कम होता जाएगा। ध्यान दीजिए, ऊपर जितना जाएगा ना तो कम टेम्परेचर होगा, इसलिए हिल स्टेशन पे ठंडी का फील होता है हमें, जबकि प्लेन पे हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा गर्मी महसूस होता है। तो जितना ऊपर जाएंगे हमें गर्मी फील होता जाएगा। लेकिन ऐसा हर एक केस में नहीं हुआ, कहीं कहीं एक्सेप्शन मैं बताऊंगा आगे के क्लास में, क्योंकि यहाँ पे उतना डिस्कस नहीं करना है डिटेल में, फिर कोई क्लासेस करने का मतलब नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है वो क्या करता है पता है। क्योंकि अगर मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो हमने यहाँ पे, आपने ऊपर से बॉल फेंका और बॉल सीधे टकरा के ऊपर चल गया, यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ा, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। सेम अगर सन रे आएगी यहाँ से सीधे टकरा के ऊपर चली जाएगी तो हमें तो कुछ फील ही नहीं होगा। तो क्योंकि हम तो यहाँ कहीं बीच में है, यहाँ पे हमें गर्मी फील ही नहीं होगा, क्योंकि सारा सन रे आया सब भाग गया। तो ऐसा तो कोई चादर होना चाहिए ना कि जो सन आए तो उसे रोके ना, ध्यान देना, आए तो उसे रोके ना या पार्शियल रोके, और जाए तो इसको एब्जॉर्ब करके फिर से हमें भेज दे। तो यानी इसे हमें टेम्परेचर फील होगा। इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस यही का काम करती है कि अर्थ जो सन रे ऊपर जाती रहती है उसको एब्जॉर्ब करती है
और फिर उसे रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसके कारण हमें गर्मी फील होता है। लेकिन अगर यही बहुत ज़्यादा हो जाए तो हमें ग्लोबल वार्मिंग हो गया। बहुत कम हो गया, बहुत कम हो गया, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल कम हो गया, तो सन का रे आएगा, सीधे भाग जाएगा, तो यहाँ पे बर्फ़ वाली फीलिंग हो जाएगी। मतलब यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा, जिससे हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो प्लैनेट को वार्म करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर बताया जा रहा है द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर वेरीज विथ हाइट, मतलब जितना ऊपर, क्योंकि सबसे ज़्यादा डेंसिटी का मतलब क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। मास बाई वॉल्यूम का मतलब भाई इतने एयर में, इतने आपका घर है, इसमें इतना एयर है, दूसरा घर है, आप ये मेरा घर है, यहाँ पे इतना एयर है, तो भाई डेंसिटी किसका ज़्यादा होगा? मेरे घर का ज़्यादा हुआ ना। मास, क्योंकि वॉल्यूम तो दोनों ऑलमोस्ट बराबर है। वॉल्यूम का मतलब ऐसा होता है, मतलब घर का, समझ लिए घर, वही वॉल्यूम है, होता है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये तो दोनों सेम है वॉल्यूम, लेकिन मास जिसका ज़्यादा होगा, मास जिसका ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो इसलिए जो सबसे नीचे वाले होते हैं, क्योंकि वहाँ पे एयर ज़्यादा है, एयर ज़्यादा है, जैसे मान लो एक एरिया लेते हैं, एक एरिया लेते हैं, यहाँ पे एयर ज़्यादा है तो इसकी डेंसिटी कम, यहाँ पे एयर कम है, इसकी डेंसिटी और कम, यहाँ पे इतना एयर है और कम और कम। तो देख रहे हो डेंसिटी डिक्रीज होता है, तो हम बोल सकते हैं कि हाइट इंक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी डिक्रीज हो रहा है। समझ गए? उसके बाद द मैक्सिमम, ऑब्वियसली डेंसिटी मैक्सिमम होगा सी लेवल पे। सी लेवल पे जितना ऊपर जाएंगे तो डिक्रीज होता जाएगा। इसीलिए क्लाइंबर्स जो होते हैं ना, जो पर्वतारोही होते हैं, वो क्या करते हैं? ब्रीदिंग प्रॉब्लम एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। भाई होगी ना, क्योंकि ऊपर एयर ही नहीं उनको सफिशिएंट मात्रा में मिल रहा है। इसलिए तो जो ऊपर जाते हैं एवरेस्ट वगैरह पे, वो अपने साथ सिलेंडर ले जाते हैं ऑक्सीजन का। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, टेम्परेचर का भी यही है, द टेम्परेचर डिक्रीजेज एज गो अपवर्ड, लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन है, मैं बताऊंगा और आगे की वीडियो में। द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द अर्थ, ऑब्वियसली। जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं, आपके पास एक किताब है, यहाँ पे आपने हाथ रख दिया और उसके ऊपर आप, यहाँ पे आपका हाथ है, इसके ऊपर आपने इतना किताब रख दिया, तो भाई यहाँ पे अपना हाथ रखा तो मैक्सिमम प्रेशर फील होगा। आपका हाथ मान लो यहाँ पे हो, 2 बुक के ऊपर हो, तो कम प्रेशर फील करोगे, यहाँ पे हो तो और कम प्रेशर फील करोगे। सेम बुक को मान लो एयर का लेयर, भाई जो हम सबसे नीचे हैं, अर्थ के सटे हैं, तो हम सबसे ज़्यादा प्रेशर फील करेंगे। हम थोड़ा ऊपर जाएंगे, यहाँ पे रहेंगे तो और कम प्रेशर फील करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और कम प्रेशर, यहाँ पे और कम प्रेशर, यहाँ पे और कम प्रेशर फील करेंगे। समझ गए? एक टर्म आया यहाँ पे, विंड। विंड क्या होता है? विंड होता है, जैसे आपको पता है, जैसे मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, आप यहाँ पे हो, मान लो आप एयर हो, तो आप एयर हो, तो आपको कोई दबा के रखा हुआ था, आप जैसे ही छूटोगे, ध्यान देना, आपको कोई पकड़ के रखे हुआ था, तो आप जैसे ही छूटोगे तो किधर जाओगे? किधर दौड़ के भागोगे? उधर ना, जिधर कोई पकड़ने वाला नहीं होगा, या उधर जाओगे जहाँ पे कोई और ऑलरेडी है, कि जहाँ पे आप, जैसे मान लो आप, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, आप इस रूम में बंद हो, इस रूम में आप बंद हो, एक छोटा सा रूम है, तो आप जैसे यहाँ से इस गेट तोड़ के भागोगे तो आप यहाँ पे बंद होने चले जाओगे। नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप ऐसे जगह से बंद होके जाओगे तो कहीं ऐसे जगह पे जाओगे जहाँ खुला हो। तो सेम यही तो है, जो एयर मूव करता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, जहाँ पे आप उसको दबा के रखे थे, एयर को आपने दबा के रखा था, जैसे बैलून में आपने एयर को दबा के रखा था, जैसे बैलून फूटा तो पूरा एयर किधर भाग गया? ऐसा थोड़ी दूसरे बैलून में चला गया, इधर उधर फैल गया, यानी जहाँ पे उसको प्रेशर कम लगा उधर चला गया। तो यही होता है कि एयर प्रेशर वैरी करता है प्लेस टू प्लेस, जस्ट कुछ एरिया में ज़्यादा प्रेशर होता है, कुछ एरिया में कम प्रेशर होता है। और एयर जो मूव करने वाली एयर होती है उसको हम विंड बोलते हैं। विंड क्या बोलते हैं? कि जब एयर मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, मूविंग एयर को हम विंड बोलते हैं। समझ गए? लास्ट टॉपिक है बायोस्फीयर। आपको पता है कि अकेले एटमॉस्फेयर भी हमारे कोई काम का नहीं है, अकेले लिथोस्फीयर भी कोई काम का नहीं है, अकेले हाइड्रोस्फीयर भी कोई काम का नहीं है। क्योंकि अगर मान लो आप मरियाना ट्रेंच के बॉटम में बैठे हुए हैं, क्या फ़ायदा आपको?
रह ही नहीं पाओगे, सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। तो आपको ऐसा जगह चाहिए रहने के लिए जहाँ पे तीनों चीज़ ऑप्टिमम अमाउंट में मिल रहा है, जहाँ पे तीनों चीज़, यानी कि आपको एक ऐसा जगह चाहिए जहाँ पे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, आप यहाँ पे रह सकते हो। तो बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लैंड, वाटर एंड एयर, आप यहीं पे रह सकते हो। इट इज़ अ जोन डेट लाइफ यूनिक, यहाँ पे लाइफ आपका रह सकता है, जिंदा रह सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि द ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर मे बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम, और ये भी बहुत डिवाइडेड है आपस में। उसके अलावा यहाँ पे बताया जाए द डोमेन ऑफ द अर्थ इंट्रैक्ट विथ ईच अदर एंड अफेक्ट विथ ईच अदर, ऑब्वियसली डिमेंड करता ही है। जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे बताया गया है कि आपने अगर पेड़ पौधे के, आप ट्री को काटे हो, तो हो सकता है यहाँ से जो सॉइल हो इधर उधर फैल जाए, मतलब फैलने का मतलब यहाँ से उड़ के कहीं और चल जाए। तो आप देख रहे हो एक चीज़ का दूसरे चीज़ पे इम्पैक्ट हो रहा है ना, जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है। फॉर एग्जांपल कटिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर फुलफिलिंग आवर नीड्स ऑफ वुड और क्लियरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर में लीड टू फास्ट रिमूवल ऑफ द सॉइल फ्रॉम द स्लोप। इससे हो रहा है ना कि एक दूसरे पे इम्पैक्ट आप कर रहे हो। जैसे देयर वुड बी सबमर्जेंस ऑफ लैंड एज हैपेंड इन केस ऑफ सुनामी आती है तो जो लैंड होते हैं वो मान लो सबमर्ज हो जा सकते हैं ना, नीचे आ सकते हैं। तो ये आप बोल सकते हो ना, वाटर इम्पैक्ट कर रहा है लैंड बॉडी पे, तो सब एक दूसरे पे इम्पैक्ट कर रहे हैं। सेम ऐसे ही कि इंडस्ट्री से आपको काम है, लेकिन इंडस्ट्री से आपने कार्बन डाइऑक्साइड निकाला जो कि इम्पैक्ट किया एटमॉस्फेयर पे, और उससे हो गया ग्लोबल वार्मिंग। मैंने बताया ना ग्लोबल वार्मिंग कैसे होता है, वो हो गया। तो वही सब है कि एक दूसरे इम्पैक्ट डालते हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 6 से स्टार्ट करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।